हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैं सहन में बैठी कपड़े धो रही थी जब अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। नजर उठाकर देखा तो हैरान रह गई। छत के ऊपर ही देवर मौजूद था और मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। मैं काफी दिनों से नोट कर रही थी कि उसकी हरकतें कुछ खराब हो गई हैं। अब वो पहले की तरह मेरी इज्जत नहीं करता था और ना ही वो पहले की तरह मुझसे नजर झुकाकर बात करता, बल्कि अब वो जब भी मुझसे बात करता तो उसकी बातों के कई मतलब निकलते थे। मैं ना चाहते हुए भी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती थी, क्योंकि वो मेरे ससुराल में सब लोगों का लाडला था। क्योंकि वो घर का सबसे छोटा बेटा था, इसलिए सब लोग ही उसके लाड उठाते थे। यहाँ तक कि सास उसके खिलाफ किसी को कोई बात नहीं करने देती थी। मेरा शौहर भी इससे बहुत मोहब्बत करता था और मुझे भी हिदायत करता था कि इसका ख्याल रखा करो। अभी भी मैंने उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद वो नीचे चला आया और मेरे करीब ही बैठ गया। इस वक्त मैं दुपट्टे से बिल्कुल बेनियाज थी। उसकी एकदम से करीब जाने पर मैं परेशान हो गई। मैंने तेजी से अपना दुपट्टा सीधा किया तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझसे आप अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं कौन सा कोई पराया हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैंने उसे कहा कि मेरे शौहर के अलावा हर मर्द ही मेरे ऊपर हराम है। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, आपसे पहले भी मैंने बहुत सारी ऐसी औरतें देखी हैं जो अपने शौहर को ही अपनी कुल दुनिया समझती हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरे एक मुरब्बे की मार है। इसके बाद वो सब कुछ भूल जाती हैं, उन्हें मेरे अलावा कोई भी नजर नहीं आता। देवर की बात सुनकर मैंने ना समझी से उसकी तरफ देखा और उससे पूछने लगी कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरी बात सुनकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगा और मुझे कहने लगा कि आपको अभी भी नहीं, बल्कि कुछ दिनों बाद इस बारे में तफसील से बताऊंगा। सिर्फ बताऊंगा नहीं, बल्कि आपको वो सब खिलाऊंगा भी, ताकि आपको भी जिंदगी का असल मजा मिले। ये कहकर वो कमीनगी से हंसा और वहां से चला गया। उसे हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं उसे अच्छी खासी बातें सुनाना चाहती थी, लेकिन अपनी नंद की वजह से खामोश हो गई। मेरी नंद मेरी तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर मैंने एक गहरी सांस ली। इस औरत से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गई और मुझे कहने लगी, गजब हो गया है। मैंने उसे कहा कि क्या हो गया है, और फिर उसने मुझे जो बात बताई, वो बात सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आ गिरे हों। दरअसल मेरे शौहर की तबीयत आज ऑफिस में अचानक ही खराब हो गई। मेरा शौहर और मेरा नंदोई एक ही ऑफिस में काम करते थे। जब वो उस पे अस्पताल लेकर गया तो मालूम हुआ कि मेरे शौहर को कैंसर है और कैंसर की दूसरी स्टेज है। मैंने कपड़े वहीं पर छोड़े और रोते हुए अपनी नंद की तरफ बढ़ गई और उसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी कि मुझे मेरे शौहर के पास लेकर जाओ। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ कंट्रोल हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपने शौहर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने उसकी बात सुनकर तेज से हाँ में सर हिलाया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। इस दौरान मेरे जहन में अपने देवर का भी चेहरा घूम रहा था। अगर मेरे शौहर को कुछ हो जाता तो मेरा देवर मुझे नोच डालता, और मेरा ऐसा हरगिज भी होने देना बनता नहीं था। थोड़ी ही देर बाद जब मैं घर से बाहर निकल रही थी तो अचानक ही अपने देवर से टकरा गई। वो भी इस वक्त घर के अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने एक नजर अपनी नंद पर डाली जो मुझसे काफी दूर निकल गई थी। देवर ने मेरे कानों में सरगोशी की और कहा, मुझे जिस लम्हे का इंतजार था वो लम्हा आ गया। यानी अब आप बिल्कुल अकेली हो गई, यानी अब आप बहुत जल्द मेरी गुर्बत में आने वाली हैं। उसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता ही उसके चेहरे की तरफ थूका था। अचानक ये मेरे चेहरे का गुस्से से देवर का चेहरा लाल हो गया था। जल्द ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इससे पहले कि मैं उसकी साइड से होकर निकलती, उसने जोर से मेरी बाजू पकड़ी और मुझे दीवार से लगाते हुए कहने लगा, इससे मैं इस चीज का बदला सूद समेत लूंगा आपसे। ये कहकर वो तेजी से कमरे के अंदर चला गया, जबकि मैं वहीं खड़े गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे देवर को एकदम से क्या हो गया है। पहले ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन मैंने उसे अपने कॉलेज की तस्वीर दिखाई, जिसके बाद से उसकी नीयत बदल गई थी। हालांकि वो 5 साल पहले की बात थी। अब मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं रही थी। अब तो बहुत कुछ तब्दील हो गया था, लेकिन यूं लगता था जैसे वो पहले 5 साल की तस्वीर पर ही अटक गया हो। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे उसे वो तस्वीर दिखानी नहीं चाहिए थी।
उसे वो तस्वीर दिखाकर मैंने अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, अपने शौहर की हालत देखकर मेरा दिल बहुत बुरी तरह से दुखा। एक ही दिन में वो बहुत ज्यादा कमजोर नजर आने लगा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम्हें रोने की हरगिज भी जरूरत नहीं है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर मैं तेजी से उसके गले लग गई और उसे कहने लगी, जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाओ, क्योंकि ये 6 महीने पहले से घर वापस नहीं आ सकता था। इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल करती, अचानक ही मेरी नंद वहां पर आ गई। मेरी नंद के वहां पर आने से उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई हो। मैं 6 महीने अपने शौहर के बगैर नहीं गुजार सकती थी। ये बात मेरे लिए नामुमकिन थी। मैंने बेचैनी से अपने शौहर की तरफ देखा तो वो मुझसे नजरें चुराने लगा, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी नंद ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। अभी मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने गुजरे थे कि 3 महीनों बाद ही इतनी बड़ी आफत आ गई थी। ये बुरी खबर सुनाकर मेरी नंद वहां से चली गई, जबकि मैं अपने शौहर से मुखातिब हो गई और उसे शिकवा करते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर 6 महीने कैसे गुजारूंगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुमने सब्र और शुक्र के साथ ये महीने गुजारने हैं, क्योंकि अगर तुम चाहती हो कि मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाऊं तो मुझे अपना इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। अचानक ही मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने उसे कहा, क्या मैं अपनी माँ के घर जा सकती हूँ? मेरी बात सुनकर उसने तेजी से नफी में सर हिलाया और कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। दरअसल थोड़ी देर पहले ही मुझे अम्मा की कॉल आई थी। तब अम्मा को मैंने यही तजवीज़ दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे बगैर तुम्हारे लिए वहां पर गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अम्मा ने सख्ती से मना कर दिया और मुझे डांटा भी। कहने लगी कि अगर बहू आए हुए 3 महीने नहीं गुजरे और तुम उसे दोबारा से 6 महीनों के लिए मैके भेज रहे हो, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो और अपनी बीवी को भी समझा दो कि वो मुझसे दोबारा इस तरह की कोई बात भी ना करे। शौहर की बात सुनकर मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। वो ये सोच रहा था कि शायद मेरा इसके बगैर गुजारा करना नामुमकिन है या मुश्किल है। ये बात भी सच थी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में मेरा देवर बिल्कुल आजाद हो जाता। और आज जो हरकत मैंने उसके साथ की थी, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा खौफ महसूस कर रही थी। मैंने देवर के चेहरे पर इससे पहले गुस्सा नहीं देखा था। उसकी आंखें यकदम ही लाल हो गई थी और वो एक वहशी दरिंदा लगने लगा था। और अगर इस वक्त मेरी नंद मेरे साथ ना होती तो इससे आगे मैं सोच भी नहीं सकी। मैंने खौफ से एक झुरझुरी ली। क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम क्या कर रही हो? मेरा शौहर मुझसे पूछने लगा। उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया। मैं भूल गई थी कि इस वक्त मैं अपने शौहर के साथ हूँ। उससे बातें करते हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरा देवर वहां पर आ गया। मुझे देखकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया। फिर वो मेरे शौहर की तरफ मतवज्जो हुआ और कहने लगा, ये क्या भाई, तुम तो 6 महीनों के लिए अस्पताल के होकर रह गए हो। तुम्हारे पीछे प्यारी भाभी का क्या होगा? तुम हो ना उसका ख्याल रखने के लिए। अपने शौहर की बात सुनकर मैंने तेजी से उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां पर इस वक्त एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट फैली हुई थी। यकीनन वो अपने भाई के करतूतों के बारे में नहीं जानता था, इसलिए बड़े मजे से ये बात कह रहा था। दिल तो किया कि अभी उसके सामने उसके भाई का पोल खोल दूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं था और मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो अपने भाई पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा करता है। मुझे उसकी जिंदगी में आए हुए सिर्फ 3 महीने गुजरे थे, जबकि उसे अपने भाई के साथ वक्त गुजारते 27 साल बीत चुके थे। अरे भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं तो भाभी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। ये बात वो बहुत ही कमीनगी से कह रहा था। मुझे उसके लहजे की अच्छी तरीके से समझ आ रही थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा शौहर उसकी बातों के पीछे छुपे मतलब को समझ नहीं पा रहा था। वो उसकी बातों पर मुस्कुराए जा रहा था और यही कह रहा था कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मुझे ना उम्मीद नहीं करोगे। अगर मेरे शौहर को पता चल जाता कि वो किस चीज को मेरा ख्याल रखने की तशबीह दे रहा है तो उसका सर खोलने में 1 मिनट ना लगाता। मगर मसला यही था कि मैं अपने शौहर को कैसे बताऊं कि ये तुम्हारा भाई एक नंबर का कमीना इंसान है और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं वहां से उठकर जाने ही लगी थी कि मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगा कि मेरे पास ही बैठी रहो जब तक मुझे नींद नहीं आती। मैं खामोशी से उसके करीब ही बैठ गई। मेरे शौहर ने आंखें मूंद ली। मैंने एक नजर उठाकर अपने देवर की तरफ देखा, जो अभी भी मुस्कुराते हुए चेहरे से ही मुझे देखे जा रहा था। फिर उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब इशारा किया, इसका मतलब मुझे काफी देर बाद समझ आया। मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। इस कदर शर्मिंदगी का एहसास मुझे आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। ज्यादा देर तक मैं वहां पर नहीं बैठ सकी और अपनी तेजी से वहां से निकल गई। मैं गैलरी में खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। अचानक ही अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। देखा तो वहां पर मेरा देवर भी मौजूद था। वो मेरे करीब आया और कहने लगा,
क्या ख्याल है, आज रात का प्रोग्राम बनाऊं या फिर कल दिन का? क्योंकि आज रात तुम्हारा शौहर घर पर नहीं होगा और कल के दिन तुम्हारा कुछ कोई भी नहीं होगा। ये दोनों मौके हम दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे बहुत ज्यादा एंजॉय करवाओगी। उसकी बात सुनकर बेसाख्ता मेरा हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया, जबकि वो कबीनगी से मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जो कुछ मैं तुमसे लेने वाला हूँ उसके लिए छोटा सा थप्पड़ तो बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। चलो एक नहीं, तुम जितने चाहे थप्पड़ मेरे चेहरे पर मार लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज मैं तुमसे लूंगा उसके बाद तो तुम। यहाँ पर क्या हो रहा है? अचानक एक लेडी डॉक्टर वहां पर आ गई। यकीनन उसने मुझे अपने देवर को थप्पड़ मारते हुए देख लिया था, इसलिए मुझे इंतहाई गुस्से से मेरे देवर को डांटते हुए कहने लगी, तुम इस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने उसे कहा कि ये मेरा छोटा भाई है, आप वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसे जल्दी से हमसे माजरत की और वहां से चली गई। मैंने एक नजर देवर की तरफ देखा जब आप बहुत गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। यकीनन उसे अपने छोटे भाई कहना मुश्किल बल्कि बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जबकि मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि मैंने वो कदम उठाते ही थे कि अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। दोबारा जब मुझे होश आया तो मैं एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। करीब ही मेरा देवर बैठा हुआ था। वो चेहरे से बहुत परेशान नजर आ रहा था। मुझे देखकर वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मुझे कहने लगा, अब तुम्हारी तबीयत संभल गई? उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर हवस नहीं बल्कि वहां पर फिक्र छाई हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये अभी मेरे लिए फिक्रमंद भी हो सकता है। मैंने उसे जल्दी से पीछे की तरफ हटाया और उसे कहा कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब जल्दी से जाओ यहाँ से। ये कहकर मैंने उसे जबरदस्ती कमरे से भेज दिया। वो भी खामोशी से वहां से चला गया। उसके इस कदर खामोशी से जाने पर मैं खुद हैरान रह गई, मगर मैं अपनी हैरानगी उसके सामने जाहिर नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ है। इससे पहले कि डॉक्टर मुझे कोई जवाब देती, मेरा देवर दोबारा से इस कमरे में आ गया और डॉक्टर को दूसरी बातों में लगा लिया। इसके बाद वो डॉक्टर अपने साथ लेकर चला गया। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे साथ भी कुछ बुरा हो गया। तीसरी बार नर्स कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मैंने नर्स से पूछा तो उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, आपका बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गई थी। उसकी बात सुनकर मुझे काफी ज्यादा तसल्ली मिल गई। थोड़ी ही देर बाद मैं वहीं पर लेटी रही। फिर जब बाहर निकली तो बाहर नंद मौजूद थी। वो मुझे लेकर घर की तरफ चल दी। रास्ते में मैं अपने देवर के बारे में ही सोच रही थी। अचानक ही गाड़ी रुकी और वो गाड़ी के अंदर आ बैठा। मैंने एक गहरी सांस ली, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि अब सारी जिंदगी मैंने इसे देखना है। अपने आप को इससे बचाना कैसे था, अभी मैंने इस बारे में सोचना था। घर जाकर सबसे पहले सास के कमरे में गई, क्योंकि उसने मुझसे पूछगछ करनी थी। जैसे ही सास के कमरे के अंदर दाखिल हुई तो सास ने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो, तुम्हारे शौहर की इतनी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन तुमने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तुम्हारी वजह से उसका कैंसर दूसरी स्टेज पर पहुंच गया है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। सास के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो सारा इल्जाम मुझ पर डाल सकती है। मैंने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया। इसी वक्त ही देवर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने अपनी माँ को कहा कि इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, तुम ज्यादा इसकी साइड ना लो, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि किस तरह का कसूर है। सास अब काबू से बाहर हो गई थी। मेरे देवर ने मुझे इशारा किया। मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में जाकर बहुत ज्यादा रोई थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था और इसके साथ साथ अपने शौहर की हालत पर भी रोना आ रहा था। और फिर यकदम ही मेरे देवर का रवैया बहुत अच्छा हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इंसान इतनी जल्दी तब्दील हो सकता है। न जाने उसे उसके भाई की बीमारी की वजह से खौफ महसूस हो गया था, या फिर किसी और वजह से। जो कुछ भी था, अब वो पहले की तरह मुझे नहीं देखता था, बल्कि अब वो मुझसे ज्यादा बाइज्जत तरीके से बात करता था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जाल है, जिसके अंदर फंस कर मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डाल लूंगी। इन दिनों मेरी सास घर से बाहर रहने लगी थी। न जाने वो कहाँ पर चली जाती और फिर रात को लौटकर घर वापस आती थी। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा और मुझे यही कहा कि तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो। कहा करती कि तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो, जैसे मुझे तो कुछ बताना वो जरूरी कभी समझती ही नहीं थी। मेरी नंद भी शादीशुदा थी। वो पहले भी बहुत कम मेरे घर में आती थी, और अब जब से मेरा शौहर बीमार हुआ था तब उसने मेरे घर में आना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ अपने भाई से मिलने के लिए अस्पताल जाती थी। यूं महसूस होता था जैसे उसे सिर्फ अपने भाई से ही मोहब्बत हो। जहां तक मेरे देवर का सवाल था, तो वो हर वक्त
ही घर के अंदर मौजूद होता था। उसकी पढ़ाई भी अभी कुछ अरसा पहले ही मुकम्मल हुई थी और अब वह पंसार की दुकान संभाल रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे दुकान पर लड़के छोड़े हुए थे और खुद न जाने सारा दिन अपने कमरे में क्या करता रहता। सिर्फ खाना खाने के लिए ही वो बाहर आता था। खैर, मैं भी जो कुछ थी, क्योंकि शौहर के बीमार हो जाने पर मुझे जो खौफ लाक हो गया था वो खौफ अभी खत्म हो गया था। चंद दिनों के बाद उसने एक मुरब्बा बनाया और मुझे कहा कि ये मैंने बड़े चाव से बनाया है, मुझे चक्कर बताएं कि कैसा है। उसकी बात सुनकर मैंने खामोशी से उससे वो मुरब्बा ले लिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये खाने के बाद मैं अपनी जान पर कितना बड़ा जुल्म करने जा रही हूँ। अभी वो खाते हुए मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हर चीज को तहस नहस कर दूं। अब मैं काबू से बाहर होने लगी थी। सामने ही मेरा देवर खड़ा मुझे देखकर खबासत से मुस्कुरा रहा था। उसे इस तरह मुस्कुराता देखकर मैं मजीद दूके होने लगी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह से उसे हासिल कर लूं। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना आप उसके हवाले करती, अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और मेरे साथ जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। अपनी सास को इस वक्त कमरे के अंदर दाखिल होता देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मेरा दिल कर रहा था कि वो यहाँ से कहीं गायब हो जाए। मैं दिल ही दिल में उसे गालियां देने लगी। मैं बहुत ही गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी और अपनी इस हालत में मैं खुद ब खुद परेशान थी। मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही थी, बल्कि यूं लग रहा था जैसे कोई मुझसे ये सब जबरदस्ती करवा रहा हो। मैंने अपनी सास को कहा कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से जाएं। मेरी बात सुनकर वो बेयकीनी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ मेरा देवर भी परेशान हो गया था। उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ यूं पलट आएगी। उसे जोर से मेरा बाजू पकड़ा और कमरे के अंदर बंद कर दिया। मेरी बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तकरीबन 1 घंटे तक मैं यूं ही बेचैन रही और 1 घंटे बाद जब मेरा दिमाग खुद ब खुद सोचने समझने के काबिल हुआ, तो मुझे अपने देवर पर बहुत गुस्सा आने लगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका कत्ल कर दूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे खाने में इस तरह की चीज मिलाकर दे सकता है, वो जिसकी वजह से मेरे हार्मोन्स काबू से बाहर हो जाएंगे। शाम के वक्त मैं उसके पास गई और उसे 2 टोक बात करने का फैसला किया। मेरी बात सुनने से पहले ही वो उठ खड़ा हुआ और मुझे कहने लगा कि तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ। मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, इसी दिन ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। मैं चाहता था कि किसी तरह से तुम्हें हासिल कर लूं, लेकिन मुझे कोई सूरत समझ नहीं आ रही थी। जब तुम अपना आप मेरे हवाले करने के लिए तैयार नहीं हुई, तो मैंने ये दवाई बना ली, जिसके जरिए ना सिर्फ मैं तुम्हें अपने काबू में कर सकता था, बल्कि इसके साथ साथ तुम्हारे बच्चे। ये कहते कहते वो खामोश हो गया। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने कहा कि मुझसे पूरी बात करो, और फिर उसने साथ ही मेरे जहन में अस्पताल वाला वाकया घूम गया। डॉक्टर ने मुझे कुछ बताना चाहा था, लेकिन ये मुसलसल उसे रोक रहा था। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर निकलती, उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें ये बच्चा इस दुनिया में लाने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो इस वक्त बिल्कुल कोई वहशी पागल इंसान लग रहा था। मैंने अपने आप को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। मैंने एक अक्लमंदी का काम ये किया था कि उसी वक्त मैंने अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। जिस वक्त मैं अपने देवर से बात कर रही थी और उसके कमरे में आई थी, फिर जैसे ही उसने बात करनी शुरू की, उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। कम अज कम अब मेरे पास एक सबूत था जिसे मैं अपने शौहर को दिखा सकती थी। अब मेरा रुख अस्पताल की तरफ था। रात के वक्त इस वक्त घर से निकलना देखकर सास परेशान हो गई, मगर मुझे अभी किसी की परवाह नहीं थी। मैं अस्पताल जाकर जब अपने शौहर को इस बारे में बताया, तो उसका खून गुस्से से खौलने लगा। मैंने उसे कहा कि ये गुस्से से नहीं, बल्कि होश से काम लेने का वक्त है। मैं इन्हें 2 टोक अंदाज में कह दिया कि इस हालात में मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, और फिर अपने शौहर की इजाज़त से मैं अपने मैके वापस आ गई। मैं आज भी अपनी सास की शुक्रगुजार हूँ जो इस दिन चली आई थी। अगर वो इस दिन ना आती, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता और मेरे पास कुछ ना बचता। मैंने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया, तो उसने मुझे बताया कि तुमने हैवी डोज ली थी। अगर तुम 2-3 दिन मजीद ये डोज और लेती, तो तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती थी। 6 महीने में अपनी अम्मी के घर ही रही, और फिर इसके बाद मैं अपने शौहर के साथ एक अलग घर में शिफ्ट हो गई।